प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। आप लोगों के बीच से जो आप लोग भरोसा करके मुझ पर कुंडलियाँ भेजते हैं, उसके सवाल और उनके उत्तर के साथ उपस्थित हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। पहली कुंडली सलोनी सिंह जी की है। इन्होंने अपने पिता के बारे में बात पूछी है कि इन्हें हृदय से संबंधित या हृदयाघात की संबंधित समस्या से गुजरना पड़ा है पिछले दिनों। बहुत अच्छी बात होती है जब, एक बात बताता हूँ, दुनिया में सबसे अच्छा जो संबंध होता है वो पिता और पुत्र का नहीं होता। दुनिया में सबसे अच्छा जो संबंध होता है पिता और बेटी का होता है। और मैं उन पिता से दरअसल ये बात कहना चाहता हूँ कि अपनी बेटी की तरफ एक बार ध्यान से देख करके इस बात का अपने आपको पता लगाना चाहिए कि आपने अपनी बेटी की माताजी से कितनी ईमानदारी से प्रेम किया है। बताइएगा जरूर, अगर आप पिता हैं तो। पक्की बात है, क्योंकि कई बार हम बेटी से प्रेम तो करते हैं पर उसकी माता से नहीं, तो फिर जननी से क्यों नहीं? जब उसके जने पुत्र और पुत्री से करते हैं तो विचार करने वाली बात है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। पहली कुंडली है सलोनी सिंह, उत्तर प्रदेश, ये है वेस्ट बंगाल। पानीहाटी जगह है या पानीहाट इन्होंने लिखा हुआ है, पर मैंने उसमें डाला है जब कंप्यूटर में तो PANIHATI आया है। अब इस आधार पर जो कुंडली मुझे बनती है वो सामने आती है, वो वृषभ लग्न की बनती है, जिसके आधार पर अगर आपका सवाल ये बनता है कि हृदयघात की समस्या क्यों होती है या फिर ऐसा क्यों होता है, पहले इसी को जान जाते हैं। तो अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा तृतीय भाव के अधिपति हैं, और तृतीय भाव के अधिपति या स्वयं चंद्रमा, दोनों की बात है। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा शत्रु के घर में बैठे होते हैं या तीसरे भाव के अधिपति पे पापक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होता है तो हृदयाघात होती है। यह पहली बात है। चंद्रमा को देखिए, यहां पे वो बुध की राशि में बैठे हैं और बुध के साथ वो शत्रुता में जा रहे हैं, तो इस वजह से ये एक बात होती है। ये पहली बात है जो हृदयाघात लाने की समस्याओं को पैदा करता है। दूसरी प्रमुख कारण और दूसरी प्रमुख वजह यह होती है कुंडली में कि अगर सूर्य कुंभ राशि में बैठे होते हैं तो व्यक्ति को हृदयाघात से गुजरना पड़ता है। ये देखिए, कुंभ राशि 11वें नंबर की राशि कुंभ राशि होती है। और तीसरी बात कि जन्म कुंडली में अगर चतुर्थ भाव के अधिपति, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति की कुंडली में अगर चतुर्थ भाव के अधिपति पे या चतुर्थ भाव पापक ग्रहों के प्रभाव में आता है या पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है चतुर्थेश पे, तो हृदयाघात की समस्या बनती है और व्यक्ति को उससे उलझना पड़ता है। तो जरा विचार करिए, चतुर्थ भाव के अधिपति कौन बने? सूर्य बने, और वो सूर्य पे मंगल की दृष्टि है, जो कि इस कुंडली के लिए सबसे खराब प्लेनेट होता है। मतलब मंगल की चौथी दृष्टि भी पड़ी और चतुर्थ भाव पे स्वयं सूर्य की दृष्टि भी है। हालांकि ये व्यक्ति बच जाता है, पर ध्यान रखने की बात है क्योंकि इस राशि का अधिपति इसको देखेगा ना। पर सूर्य कुंभ राशि के, चंद्रमा जो कि तृतीय भाव के अधिपति हैं और स्वयं चंद्रमा जो राहु केतु के प्रभाव में भी हैं, तो ये स्थितियां कुंडली में बनती हैं। मतलब 3 से 4 कारण ऐसे बनते हैं जहां व्यक्ति को हृदयाघात की समस्याओं से, और अभी शनि की दशा चल रही है, राहु का शनि में राहु केतु का प्रभाव है, तो अभी कम से कम इनको 1 साल तक बचा करके बहुत ज्यादा रखना होगा, 2022 के पहले महीने के 24 तारीख तक। उसके बाद स्थितियां, मुझे लगता है कि फिर से शुक्र आएंगे जो इनको उबारेंगे, क्योंकि वो उस भाव के अधिपति होकर के उसको फिर से देख रहे हैं, तो उसमें प्रबलता भी आ रही है। फिर पर वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं जो व्यक्ति को शुगर की समस्या को भी बढ़ाने वाले हो सकते हैं। तो अभी समस्या टली नहीं है, और दरअसल अगर मैं बात बताऊं तो अभी ध्यान रखने की आवश्यकता है। इनसे सूर्य की पूजा करनी चाहिए और जितना ज्यादा हो सके सूर्य की आराधना करवानी चाहिए। रविवार के दिन अगर हो सके तो गाय माता की सेवा करवाइए, गौ की सेवा, और इनके हाथ से जितना ज्यादा हो सके दान करवा दीजिए। जितनी ज्यादा संख्या में तुला दान हो जाए, तेल दान करा दीजिए, तांबा दान करा दीजिए, पुष्प की माला प्रत्येक रविवार को शिव जी के मंदिर में जाकर के सफेद पुष्प की माला चढ़वाइए। और उसके बाद व्यक्ति को हमेशा ही रात्रि में, नहीं बताऊंगा यहां, नहीं तो आपको बताऊंगा और कुछ दूसरा करेगा। तो अगर आप मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं तो मेरे कार्यक्रम के बाद मेरे कमेंट में या व्हाट्सएप पे एक बार मुझे संपर्क कर लीजिएगा। मैं आपको एक उपाय बता दूंगा जहां लाभ मिल जाएगा। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं।
आइए अब अगली कुंडली पे लेके आता हूं। नाम है इनका शिवम साहू और शुरू करते हैं। इनकी कुंडली में इन्होंने पूछा है व्यवसाय करूं या नौकरी। पर एक बात बता देता हूं, बालागढ़ मध्य प्रदेश से 15 अप्रैल 1995 16 बज की कुंडली 5 नंबर की बनती है और यहाँ के अधिपति होकर के सूर्य उच्च के बैठे हैं, मतलब सिंह लग्न की कुंडली बनी, लग्नेश उच्च के, बुध और केतु के साथ बैठे हैं, प्रभाव है और गुरु यहाँ बैठे हैं। अब बात को समझिएगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है क्योंकि पराक्रम भाव में ही ग्रहण लगा है, चंद्रमा हो गए हैं कमजोर और व्यक्ति की कुंडली में अभी जो भाव एक्टिव है वो पंचम भाव एक्टिव है। तो पंचम भाव जब एक्टिव होता है ना मेरे भाई, तो काम करना शुरू कर देना चाहिए और दरअसल वो यश का भाव है। तो समझ लीजिए कि आपका यश मिल जाएगा क्योंकि आने वाली है गुरु में बुध की दशा। कहाँ गया? गुरु में बुध की दशा और गुरु में बुध एकादशवां भाव क्या है? इच्छा पूर्ति का। तो जो इच्छा रखते हो उसकी पूर्ति होने का वक्त शायद आ गया है क्योंकि यहाँ के अधिपति होकर के बुध उच्च के सूर्य के साथ बैठे हैं जो कि लग्नेश हैं, तो बल उनके पास भी है। अरे भाई वो तो इतराएगा ना, वो तो इथलाएगा क्योंकि वो लग्नेश के साथ बैठा है। और दरअसल अब पराक्रम का फल क्यों नहीं मिला, जरा इस पर विचार करवाता हूं। मंगल कौन है? पराक्रम का कारक। और वो कौन है? पराक्रम करवाता है। तो अब जरा विचार करिए कि व्यक्ति की कुंडली में जो ग्रह पराक्रम करवाता है और जो ग्रह व्यक्ति की कुंडली में पराक्रम के बाद परिणाम जो भाव देता है, पराक्रम के बाद परिणाम यहां से मिलता है। यहां का अधिपति अकेले होकर के अपना प्रभाव कमजोर किया, इस भाव का भी और यहां का भी। दूसरी बात है कि यहां का अधिपति गुरु केंद्र में जाकर के आपको सुख दे सकता है, पर चूंकि वो मेहनत ज्यादा मांग रहा है, क्यों? क्योंकि जिस राशि में बैठा उस राशि का अधिपति खुद बाहर जाकर के नीच का हो रहा है और मेहनत ज्यादा क्योंकि यहां पे लगा है ग्रहण। ये बात है। और दूसरी बात, सूर्य पे भी राहु केतु का प्रभाव तो है ना, ये है कि नहीं है? और एक बात और बताता हूं, आपकी कुंडली में यहां का अधिपति या यहां का अधिपति, जरा विचार करिए तो शनि कहां बैठे हैं? लग्न को देख रहे हैं, शुक्र और शनि। यहां पे शनि नौकरी का भाव जागृत कर रहे हैं, तो प्रतियोगिता करेंगे तो निस्संदेह आपका भाग्य संवर जाएगा और आपका व्यक्तित्व भी निखर करके सामने आएगा। वो शुक्र है, वो शनि है जो मेहनत ज्यादा करवा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, ये शुक्र उच्चाभिलाषी हैं, पद भी दे देंगे, प्रयास जारी रखिए। और एक बात और बताता हूं, आपकी कुंडली में अभी गुरु में बुध आने वाले हैं 2021 के चौथे महीने से। तो 2021 के चौथे महीने से अगर गुरु में बुध आएंगे तो जो कि पंचम के अधिपति और एकादशवें के अधिपति एक्टिव होंगे, तो ऐसी स्थिति में गुरु को देखिए और बुध को देखिए, ये दोनों षडाष्टक में है, मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत की स्थिति भी बनती है। अब एक बात और बताता हूं, बुध और सूर्य और केतु का प्रभाव जब भाग्य भाव में होता है तो व्यक्ति को मंदिर पकड़ लेना चाहिए और किसी मंदिर के पास जाइए, ज्योतिषियों के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी जगह पे कोई भी हो सकता है और आपकी कुंडली कई दरवाजे पे खटक भी सकती है और खड़का भी सकती है दरवाजा, पर इसके लिए आवश्यक यह है कि खुद को पहचान लिया जाए। खुद को पहचानिए, आपके पास नौकरी है, सुख भी है और पराक्रम और बल भी है और आपके पास आपका भाग्य भी है, तो कहीं किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर नौकरी ना लगे तो मैं समझता हूं कि 2024 तक आपको प्रयास करना चाहिए। पर अगर उम्र की बात करता हूं तो एकादशवें भाव के अधिपति अभी एक्टिव होने वाले हैं, नौकरी करने का प्रयास भी करिएगा, छोटी मोटी अगर कोई नौकरी मिल जाए तो कर लीजिएगा। अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है अमित कुमार शर्मा जी की। इन्होंने पूछी है बात नौकरी के लिए। 13 जून 1992 1 बजे, जयपुर राजस्थान। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की। लग्न के अधिपति बनते हैं गुरु, वो जाकर के बैठे हैं कहाँ? जन्म कुंडली में प्रतियोगिता भाव में। मतलब एक बात तो स्पष्ट दिख रही है कि व्यक्ति को प्रतियोगिता करनी पड़ेगी और एक बार में सफलता नहीं मिलेगी, ये भी पक्की बात है। मतलब यहाँ पे चूंकि यहाँ के अधिपति सूर्य पराक्रम भाव में बैठे हैं शुक्र के साथ, यानी कि सफलता निश्चित है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि चतुर्थ भाव के पंचम भाव के अधिपति उसे देख रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर जिस भी भाव के अधिपति अगर अपनी दशा में हो और अगर वो पंचमेश या नवम भाव के अधिपति या नवम भाव में बैठे ग्रह से देखे जाते हों तो व्यक्ति के सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। और आपकी कुंडली में अभी दशा आने वाली है 2021 के चौथे महीने से बुध में सूर्य की। बुध कहाँ के अधिपति? सुख भाव के और सप्तम भाव के। इसकी दशा में किसकी अंतरदशा चलेगी? सूर्य की, जो कि प्रतियोगिताओं में सफलता का दौर देता है, जहां खुद गुरु बैठे हैं धर्म भाव दशम भाव के अधिपति होकर के। अगर कुंडली होती है, ग्रह अगर होते हैं और अगर ग्रह अपना काम करते हैं, तो मुझे इस कुंडली में ये नहीं दिख रही है बात कि कुंडली में नौकरी नहीं है।
पर वो कमजोर क्यों है और मेहनत क्यों ज्यादा करनी पड़ रही है? क्योंकि चंद्रमा है नीच के यहां पे, और वो केमद्रुम में फंसे हैं। धर्म है, मन भी है, लगता भी है, करना भी चाहता है, पर चूंकि वो भटक रहा है, क्योंकि बुध यहां केतु के साथ हैं, व्यक्ति को निर्णय लेने में और ऑप्शन चूज करने में परेशानी होती ही होती होगी। और दूसरी बात है, शनि की दृष्टि यहां, जो कि अच्छी दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, मकर राशि के बैठे हैं, और उनकी स्थिति यहां पे जब जाएगी तो यश मिलने में देर करेंगे। भागिए, जोर लगाइए। और मैं समझता हूं कि 2022 के दूसरे महीने तक आपके पास एक बहुत अच्छा चांस आ रहा है। ग्रह आ रहा है, वो है भी, एक्टिव भी है और काम भी करेगा। सूर्य आपकी कुंडली में अति शत्रु का बैठा है, याद रखिएगा, मेहनत पक्की मांगेगा वो। और एक बात और बताता हूं, शनि जो होते हैं वो सूक्ष्म दृष्टिकोण के ग्रह होते हैं और पापक ग्रह होते हैं, पर वो न्याय भी ज्यादा करना जानते हैं। वो कबूतर ही नहीं, बाज होते हैं, जो घोड़े के खूर में फंसे हुए सरसों को भी जान जाते हैं और देख लेते हैं। कहने का मतलब क्या है, उसकी दृष्टि लग्न पे है, वो आपसे तब तक मांगता रहेगा जब तक आप 100 नहीं दोगे, पक्की बात है। इसीलिए वो आप नहीं दे रहे हो तो कहां से देगा? आप दे दो प्रतियोगिता में अपने आप को, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहां है और निस्संदेह यहां राहु दिग्बली भी है। भागिए, है, 100% है। बस अगली कुंडली की तरफ बढ़ता हूं। अगली कुंडली ममता शर्मा जी की है। 16 नवंबर 1990, 20:38, चंदौसी, उत्तर प्रदेश। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की। ये तो अच्छी बात है, मिथुन लग्न की कुंडली का बनना और लग्न में भाग्य भाव के अधिपति की दृष्टि, ये अच्छी बात होती है दाम्पत्य के दृष्टिकोण से भी। यहाँ भी अब आपने सवाल विवाह को लेकर के पूछा है, तो यहाँ के अधिपति का यहाँ जाना थोड़ा कष्टकारी होता है, इस वजह से विलंब भी हो सकता है। पर जन्म कुंडली में शनि लग्न को देख रहे हैं, इस वजह से आपका काम थोड़ा लेट लतीफी का शिकार होगा, थोड़ा सा। यहाँ गुरु बैठे हैं उच्च के होकर के, जो कि दशम स्थान के प्रभावकारी ग्रह होते हैं, और वहाँ से बैठ करके वो जन्म कुंडली में सप्तम भाव के भी अधिपति होकर के बैठे हैं, दशम भाव के भी अधिपति, कर्म के क्षेत्र को और दाम्पत्य के क्षेत्र को उनका लाभ मिलेगा। पर गुरु की दृष्टि यहाँ से उठ करके बुध पे जा रही है, जो कि सुख भाव के अधिपति हैं। तो जितना निगेटिव प्रभाव शनि के देखने को मिल रहे हैं, उस कमी में उसकी कमी भी गुरु करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि सुख भाव पे जाने से जो निगेटिविटी शनि की पड़ेगी यहाँ पे इस भाव पे, उसकी भरपाई गुरु की दृष्टि कर देगी। व्यक्ति को नौकरी का भी प्रयास कर लेना चाहिए और प्रतियोगिताओं में सफलता के योग भी बनते हैं। नवमांश कुंडली में चतुर्थ स्थान पे गुरु और शनि दोनों की दृष्टि है, इस वजह से ठीक है। गुरु की दृष्टि है तो संकोच करने वाली कोई बात नहीं है। सुखेश पे भी गुरु की दृष्टि है तो विवाह अच्छा होगा। अब एक खुश करने वाली बात यह है कि आपकी कुंडली में 2020 के 11वें महीने की 4 तारीख को, 4 नवंबर 2020 से आपकी कुंडली में विवाह की दशा चली है, और ये अभी चलेगी 2023 के 5वें महीने तक। गोचर में भी आपकी राशि तुला की बनती है। अप्रैल महीने से गुरु का गोचर आपकी राशि से अच्छा जाने वाला है, तो कर बैठिए विवाह। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगली कुंडली की तरफ लेके आता हूं। हरीश नाम है इनका, दिल्ली से हैं ये। 7 जुलाई 1986, 21:33। और इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है। ये बड़ी दिन से पूछ रहे थे, बेटे की शादी कब होगी, नौकरी भी छूट गई है, तो बता दीजिए। आइए बता देता हूं, पर यह ना सोचिएगा कि मुझ पे आपकी दृष्टि ना थी। मैं हमेशा देखता था, पर सोचता था कि इस बार ले लूंगा, चुन लूंगा कुंडली, पर किसी दूसरे की चुन लेता था, आपकी छूट जाती थी। पर अब बता देता हूं, ये मकर लग्न के हैं और लग्न के अधिपति गुरु जाकर के देखिए द्वितीय भाव में बैठे हैं, पर मंगल से तृतीय एकादशवें में है, जिस मंगल की दृष्टि यहां पे सूर्य चंद्रमा अमावस्या दोष लगा बैठे हैं, ये ठीक नहीं है। और दरअसल जन्म कुंडली के दशम भाव के अधिपति शुक्र अष्टम में गए हैं, ये ठीक नहीं है। और वो 12वें भाव के अधिपति गुरु से दृष्ट हैं, इस वजह से भी ये कमजोरी बन रही है। व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी किसी भी चीज को स्थापित करने के लिए, और हर एक चीज को, ये कार्मिक कुंडली एक तरीके से बनती है, कर्म प्रधान कुंडली ये है, क्योंकि भाग्य भाव का अधिपति लग्न को देख रहा है। ऐसा नहीं है कि भाग्य का बल नहीं है, पर थोड़ा कम है। और एक बात बता दूं तो दरअसल लग्न पे शनि का प्रभाव भी है, और वो वृश्चिक राशि के बैठे हैं, शत्रु के राशि में। लाभ भी मिलेगा, पर अभी थोड़ा विलंब हो सकता है।
अभी दशा व्यक्ति की कुंडली में अगर मैं देख रहा हूं तो प्रतियोगिता की ज्यादा चल रही है। हालांकि प्रतियोगिता भाव के और भाग्य भाव के अधिपति होकर के बुध लग्न को देख रहे हैं, व्यक्ति के जीवन में प्रतियोगिता मिलने के बाद सफलता करने के बाद सफलता भी है, पर गुरु की दृष्टि सूर्य चंद्रमा पे पड़ रही है। यहाँ पे सूर्य नौकरी देने वाली स्थितियों में भी व्यक्ति के पास नौकरी मिल जाएगी। और मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को अभी कुछ ही दिन पहले कि अगर व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति यहाँ बनती हो या चंद्रमा की स्थिति यहाँ बनती हो, गुरु का प्रभाव यहाँ हो या यहाँ के अधिपति बुध अगर दशम में या लग्न में आते हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पिता के साथ या पिता जो काम करते हो उसको कर लेना चाहिए। और दूसरी बात है कि व्यक्ति की कुंडली में भाग्य का बल मिलेगा पर कम मिल रहा है, इस वजह से ये कर्मवादी कुंडली हो जाती है। क्योंकि कर्म के अधिपति या पराक्रम के अधिपति का देखिए व्यय में जाना, वो 12वें भाव के अधिपति भी हैं और इस कुंडली के लिए सबसे कमजोर प्लैनेट के रूप में गुरु ही बनते हैं। तो वो एक ऐसा ग्रह देख रहा है, समझिएगा बात को, जो जिसके पास कोई विशेष बल नहीं है और वो ठीक नहीं है, तो इस वजह से गड़बड़ हो रही है। दूसरी बात है कि पराक्रम ज्यादा, क्योंकि पराक्रम का व्यय, और अकेले बैठे हैं। तो अकेले गुरु जब द्वितीय भाव में बैठ जाते हैं और वो कमजोर घर के अधिपति हैं, चूंकि वो द्वादशेश है ना और पराक्रमेश भी हैं, तो त्रिक भाव उनको मिला, दो स्थान के अधिपति हो गए। तो अब वो अकेले बैठेंगे, चूंकि धन के कारक भी होते हैं, तो धन लाने का जो मार्ग बनता है वो देर से, रुक रुक कर, या कई बार सही तरीके से नहीं काम करता है। और व्यक्ति के जीवन में प्रतियोगिता में विलंब इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अमावस्या दोष लगा है। तो रोग भाव का अधिपति भी तो लग्न को देख रहा है, वो भाग्येश होने के साथ साथ रोगेश भी तो है। पर विवाह की स्थिति अब बता देता हूं, अपने विवाह के बारे में पूछिए बात। तो बुध में चंद्रमा अभी 2020 के 7वें महीने से आए हैं, बुध और चंद्रमा। चंद्रमा कहां? पीछे विलंब हुआ, पर बुध और चंद्रमा की स्थितियां अगर देखता हूं तो बुध और चंद्रमा द्विद्वादश के संबंध में है, ये भी कमजोर होगी, पर मेहनत करेंगे तो शायद अभी विवाह की स्थिति बन जाए, क्योंकि राशि जो है वो मिथुन की है। और इस आधार पर अब अप्रैल महीने से गुरु का गोचर जब आएगा, चूंकि गुरु वहां बैठे थोड़े कमजोर है, इनकी कुंडली में गुरु की स्थिति मृतप्राय है। अब जरा बताइए, तो ग्रह 12वें भाव का अधिपति, 8वें भाव का अधिपति, 6ठे भाव का अधिपति अगर कमजोर हो या जन्म कुंडली में अगर कमजोर हो जाता है तो वो ठीक हो जाता है। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति को बल मिलना चाहिए और व्यक्ति को थोड़ा मंदिरों का दर्शन कराइए, क्योंकि गुरु अगर मृतप्राय है, उनको थोड़ा सा हम अगर बल दे देंगे तो हमारा काम नेगेटिव ना होकर के पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि वो 12वें भाव के अधिपति है तो बल दे दूंगा या पूजा कर दूंगा तो वो खराब हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ये बेवकूफी होगी। ऐसा नहीं है, गुरु या कोई भी ग्रह पूजा करने से, दान करने से असंतुष्ट नहीं होते हैं। ये पता नहीं कहां कहां से आप लोगों को कौन सी चीजें किसने बता रखी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी की पूजा करोगे तो वो खुश होगा कि नाराज होगा? मैं पूछता हूं, खुशी होगा ना जी। आप अगर आपके यहां कोई शत्रु आया है और शत्रु आकर के बैठा है और आप उसको जो है वो पूरे अच्छे तरीके से उसका सत्कार कर दो, तो वो चाहे अब नीच पतित ग्रह होगा तभी, या नीच पतित व्यक्ति होगा तभी, तो उसकी मति बुद्धि बदलेगी नहीं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे गुरु का बल थोड़ा बढ़ जाए, वो मृतप्राय है, इस वजह से अपने शुभ प्रभाव को नहीं दे रहे हैं, या फिर हो सकता है कि वो कमजोर बन बैठे हैं, इस वजह से उनकी जो पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। धन भाव में अकेले बैठे गुरु ठीक नहीं होते हैं, मैंने कई बार बात कह रखी है। पर अभी दशा बुध की चल रही है, विघ्न आ रहे हैं तो विघ्नहर्ता गणेश जी को मनाइए, और गणेश संकट नाशक स्तोत्र का पाठ करिए। ये स्थिति बन जाती है। गुरु की 7वीं दृष्टि यहां पे है, विद्वान है व्यक्ति और पढ़ा लिखा समझदार भी है, व्यक्ति के पास अपनी बुद्धि है और अपनी मति भी है, वो बेहतर है, कमजोर नहीं है, पर प्रतियोगिता करने के बाद निस्संदेह सफलता मिल जाएगी। एक बात और बताता हूं, यहां पे जो स्थिति है कि व्यक्ति की कुंडली में नौकरी के योग 100% हैं, क्योंकि सूर्य यहां बैठे हैं चंद्रमा के साथ। ये अमावस्या दोष है, इस वजह से सफलता देर से मिल रही है, पर बढ़ जाना चाहिए। अब अगली कुंडली पे आता हूं। अगली कुंडली राहुल मित्तल जी की आईडी से है, इनकी बेटी की कुंडली इन्होंने भेजी है, अनन्या मित्तल, और डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त 2015, 12:25, मेरठ उत्तर प्रदेश। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की, और तुला लग्न के लोग बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। तुला लग्न की जातक और जातिकाओं की सबसे बड़ी बात तीव्र विकास करने वाले होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि इनको लाभ और हानि में सचेत होकर के देखना होता है। ये ऑब्जर्वेटिव होते हैं माइंडसेट के। कहने का मतलब क्या है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म परीक्षण के लिए ये जाने जाते हैं। क्लियर है? यहां के अधिपति होकर के शुक्र जाकर के बैठे हैं कहां? लाभ में। ये अच्छी बात है।
गुरु और बुध के साथ बैठे हैं, 12वें भाव के अधिपति के साथ लग्न का योग हुआ, पर वो भाग्य का भी अधिपति है। वो बैठा है जन्म कुंडली में उच्चाभिलाषी होकर के, तो ये अच्छी बात है। पर व्यक्ति को अगर मैं देखता हूं तो मंगल नीच के हैं पर दिग्बली हैं, और सूर्य भी दिग्बली है। सूर्य और मंगल का संबंध व्यक्ति के पिता के साथ संबंधों को मजबूती देता है। व्यक्ति को अपने पिता के साथ या पिता को अपने पुत्र के साथ या पुत्री के साथ संबंध मित्रवत या छोटे भाई के सदृश रखना चाहिए। और दूसरी बात है, पंचम भाव का अधिपति जो कि शिक्षा भाव है, यहाँ का अधिपति शनि वृश्चिक राशि में जा रहा है और अभी चल रही है राहु की दशा, और राहु में गुरु। तो मुझे लगता है कि अभी राहु की दशा है और बच्चा 5 साल का हो चुका है, 6 साल का बच्ची। तो अगले कुछ दिन के बाद, अभी गुरु आ ही रहे हैं, 2022 के 7वें महीने से शनि आ जाएंगे, उससे पहले एक लाजवर्त इनको गले में डाल देना चाहिए। तुला लग्न के लिए कई बार लोग मना करते हैं, पर मैं नहीं करता, और मुझे लगता है कि गले में एक लाजवर्त इनको लाभ करेगा। अभी राहु की दशा है, राहु 12वें में बैठा है, उत्तरा फाल्गुनी का है, जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र की स्थिति अगर देखता हूं तो सूर्य नीच के मंगल के साथ है, और चंद्रमा को कहीं से कोई अतिरिक्त बल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा मित्र की राशि में बैठे तो हैं, अति मित्रता का भाव भी दिखा रहे हैं, पर वो उनके आगे 2 पापग्रह बैठे हैं, ये ठीक नहीं होता है। चंद्रमा के आगे शुभग्रह का बैठना अच्छा होता है, पर चंद्रमा के आगे सूर्य का बैठना ठीक होता है। तो निगेटिविटी के साथ पॉजिटिविटी भी है कि आगे चंद्रमा खुद की राशि की तरफ बढ़ रहा है और वो मित्रता का भाव भी दिखा रहा है, पर वो खाली हो रहा है, किसी भी अन्य प्रकार के शुभग्रहों का उस पर कोई असर नहीं है। इस वजह से लाजवर्त बनेगी। मन परेशान ना हो, पर बच्चा है अभी तो कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली अशोक वैष्णव, ये झालावाड़ राजस्थान, 16 जुलाई 1987 2:39 दिन में। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की। ध्यान से समझिएगा, ये व्यवसायिक कुंडली बनती है, और चूंकि सूर्य इनकी कुंडली में बुध और शुक्र के साथ बैठे हैं, लग्न के अधिपति भाग्य भाव के अधिपति के साथ, और गुरु की स्थिति लग्न को देख रही है। चंद्रमा यहां बैठे हैं राहु के साथ। प्रतियोगिता ज्यादा है, सरकारी नौकरी से ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए। दूसरी बात है कि गुरु लग्न को देख रहे हैं, तुला लग्न की कुंडली, नवमांश कुंडली में शुक्र उच्च के 10वें भाव में, मंगल यहां दिग्बली है। तो काम कर लीजिए ना अपना, वेडिंग प्लानर का काम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, जरी का काम बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, सूर्य से संबंधित कोई भी कारोबार आप कर सकते हैं। मंगल भी दिग्बली है, नीच के होने के बावजूद वो बलवान है। अगर आप चाहें तो ऐसे कपड़े की दुकान खोल सकते हैं जिसमें जरी का काम किया जाता हो, जैसे लहंगा जो उस पे स्टोन चढ़ाए जाते हैं, हाँ, जिसमें पत्थर भी लगे हों। और दूसरी बात, दूल्हे का कपड़ा, शादियों के कपड़े जहां सिर्फ दुल्हा दुल्हन के बनते हों, आपकी कुंडली के लिए सबसे अच्छी बात हो सकती है। 100 बात की एक बात, ज्यादा बहस नहीं और ज्यादा दिमाग भी नहीं, ये काम आपके लिए ठीक रहेगा। दूसरी बात, आप अगर चाहते हैं तो देखिए आपको समस्या क्यों आ रही है कर्म में, मैं इसको बताता हूं। एक तो यहां पे नीच का मंगल बैठा है, यहां का अधिपति ग्रहण में है, नौकरी के योग हैं ऐसा नहीं है, पर आपको वक्त ज्यादा देना होगा, और वक्त में मुश्किलें भी आएंगी, क्योंकि राहु का चंद्रमा को ग्रहण, मीन राशि का अधिपति गुरु प्रतियोगिता पहले ही जीवन में ज्यादा करा रहे हैं। बुध आपकी कुंडली में मंगल अस्त है, तो मंगल अस्त भी है और नीच का भी है। और दूसरी बात है कि मंगल जब अस्त होंगे तो क्या करेंगे, नौकरी करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए जैसे ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, मेहनत करता है, तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दशमांश कुंडली पे लेके आता हूं। दशमांश कुंडली में लग्न में ही नीच के मंगल हो रहे हैं, जो कि दशम भाव के अधिपति होते हैं। यहां पे 1 नंबर लिखता है दशमांश कुंडली में, यहां 4 नंबर लिखता है लग्न में नीच के मंगल, मतलब परेशानी है। और दूसरी बात कि दशम स्थान का अधिपति नीच का हुआ, और सूर्य मीन राशि में बैठे हैं जो कि जन्म कुंडली के धन भाव के अधिपति हैं। आप काम करना शुरू करेंगे, धन की वर्षा भी होगी। शुक्र व्यवसाय करा रहे हैं, तो आगे बढ़िए, और मुझे लगता है कि व्यक्ति को व्यवसाय कर लेना चाहिए। वक्त के बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, सरकार के पास नौकरी वैसे भी नहीं बची है। आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली समृद्धि जोशी जी की है। ये हैं उत्तराखंड देहरादून से, 30 जुलाई 2004 14:02। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की। व्यक्ति समझौतावादी नहीं है, और लग्न के अधिपति मंगल जाकर के नीच के हो रहे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं। मेहनत ज़्यादा करनी होगी किसी भी काम के लिए। गुरु और बुध का शिक्षक योग लगाना, और यहाँ के अधिपति सूर्य का
दशम स्थान के अधिपति होकर के नवम भाव में जाना, धर्म कर्माधिपति योग, गुरु और बुध का लग्न से केंद्र में होना, शुक्र का कारक क्षेत्र में अकेला होना, दाम्पत्य को स्टार्ट करने से पहले विवाह को बहुत अच्छे तरीके से देखना होगा, तभी विवाह करें। ऐसे शुक्र बहुत अच्छे हैं, षड्बल में बहुत बलवान हैं। दूसरी बात बता दूं तो इनकी कुंडली में लग्नेश नीच के हैं, जिसका अधिपति चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में धन भाव में गया है। तो भाग्य भाव के अधिपति का धन भाव में जाना अच्छा होता है। धन भाव में चंद्रमा धन से संबंधित समस्या कभी होने नहीं देते हैं, क्योंकि गुरु की उस पर दृष्टि भी है और गज केसरी योग का निर्माण भी होगा। इनकी कुंडली में चंद्रमा शुक्ल त्रयोदशी का है, तो ये भी अच्छी बात है। दशा भी चंद्रमा की चल रही है। आपने पूछा है नाम रोशन करने वाली बात, एक बात बताता हूँ। नाम रोशन करवाना चाहते हैं तो संस्कार से मजबूत बना दीजिए। वृश्चिक लग्न की जातिका है, हठी, जिद्दी और गुस्सैल और समझौता न करना अपने मन की करने वाली हो जाती है कई बार। और जिद ना बने किसी भी बात के लिए। पोलाइट बिहेवियर इनका होना चाहिए। चंद्रमा है अकेले और उस पर शनि की दृष्टि है, तो असंतोष होता है। कई बार व्यक्ति असंतोषी हो जाता है क्योंकि शनि चंद्रमा को देख रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कभी भी तटस्थ होकर के नहीं सोच पाता है और सिर्फ अपने बारे में ही सोच लेता है। क्यों ऐसा? क्योंकि अष्टम भाव की राशि मूलतया लग्न में बन गई ना, और मंगल जो है वो नीच का हो गया, प्रवृत्ति हो गई कमजोर। सूर्य के साथ बैठ गया तो व्यक्ति ईगोइस्टिक, ईगोसेंट्रिक, आत्मकेंद्रित, अपने बारे में सोचना और स्वार्थी सोच को लेकर के आगे बढ़ने वाला हो जाता है। तो ये ना हो, हालांकि अगर ये सब चीज नहीं है तो अच्छी बात है, पर ये ना हो तो ये अच्छी बात है। गुरु बुध बहुत बढ़िया, शुक्र बहुत अच्छे हैं। राहु जीवटता से व्यक्ति को मेहनत करवाएंगे, पर जहां बैठे हैं उसका अधिपति नीच का हो रहा है। पर त्रिकोण में और त्रिकोण में नीच के भी बैठे ग्रह कई बार परिणाम अच्छे दे जाते हैं। अस्त होने के बावजूद भी ये अच्छा परिणाम दे जाता है, पर ये देखने वाली बात है। मेहनत पे भरोसा जरूरी है और वही करना भी होगा। भाग्य भाव में नीच का ग्रह कई बार भाग्य को कमजोर भी करता है, तो एक तरीके से उसको बल मिल रहा है कि वो त्रिकोण में जाकर के नीच का हुआ है, पर वो भाग्य के लिए कमजोर भी हुआ है। वो ग्रह के लिए तो ठीक हुआ कि वो चलो वहां पे जाकर के नीच हुआ है, पर वो भाग्य भाव के लिए कमजोर हो गया कि अरे यार मेरे ही घर में एक ग्रह नीच का होकर बैठ गया, तो ये ठीक नहीं होता है। दूसरी बात है, गुरु बुध यहाँ पे ठीक हो रहे केंद्र में, और केतु का 12वें जाना व्यक्ति को कई बार अपनी रट लगाए रखने वाला बना देता है, डरपोक भी बना देता है। बाहर से विरोध नहीं करेगा, अंदर से विरोध करता है, पर अपनी बात प्रकट भी नहीं करता है। और कई बार पटाख से बोलने वाला, तुरंत ही उत्तर दे देने वाला हो जाता है। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसे इनकी कुंडली अगर आपने पूछी है कि दशा, तो मैं बता दूं तो चंद्रमा की दशा अभी 2024 तक चलेगी, बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। उसके बाद लग्नेश आ जाएंगे तो थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा उस समय, पर अभी दशा अच्छी चल रही है। मुझे लगता है कि 2024 तक बहुत अच्छी स्थिति है। 2004 के हैं, यानी कि ये कितने साल के हो गए? 17 साल के। तो 17 और अगर मान लीजिए 2024 तक, तो अभी वक्त तो ठीक है, काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और निस्संदेह कुंडली अच्छी है, खराब नहीं है। बस अपने अंदर की चीज़ों को देखना है कि मैं कितना बेहतर हूं और प्रत्येक दिन कितना मैं बेहतर होते जा रहा हूं या होती जा रही हूं, इस पे ही ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी कुंडली में कोई दिक्कत नहीं है, शुक्र देख रहा है, ठीक है। अगली कुंडली सुनीता शर्मा जी की है। ये हैं पठानकोट पंजाब से, 24 फरवरी 1990, 3:50। इस आधार पर आपकी कुंडली धनु लग्न की, लग्न के अधिपति का लग्न को देखना लग्न को बल देगा। मंगल और शनि देख करके आप लोग डरे होंगे, मुझे पता है। जन्म कुंडली में यहां मंगल और गुरु, मंगल कहां के अधिपति बनते हैं? जन्म कुंडली के 12वें भाव के। 12वें भाव के अधिपति होकर के लग्न में मांगलिक दोष पैदा किया और जन्म कुंडली में वो मृतप्राय हैं, तो यहां पे उसका प्राबल्य कम है। मतलब ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि व्यक्ति की कुंडली में मंगल पूरे तरीके से बन रहे हैं, नहीं, वो कमजोर है, मतलब कमजोर है। हाँ, प्राबल्य होगा किसका? क्रोध का, क्योंकि निगेटिव हो रहा है। ग्रह अगर कमजोर हो जाता है तो कई बार वो निगेटिविटी ज्यादा फैलाता है, क्योंकि शनि भी तो साथ में बैठे हैं जो कि अच्छे नहीं होते हैं, वो अच्छे भाव के अधिपति नहीं बनते हैं, सामान्य व्यवहार करने वाले होते हैं, सपोर्ट उनका कम मिलेगा। अब जरा विचार करिए, यहां 4 ग्रह बैठे हैं पर चारों ही अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र बैठा है, चंद्रमा शुभ ग्रह, राहु और बुध। पर धनु लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा अष्टमेश होते हैं, मतलब वो मारक भाव है, यह ठीक नहीं होता है। और यहां के अधिपति होकर के अगर धन भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति को उत्तर देने वाला, प्रतिक्रियावादी, और साथ ही साथ केतु और राहु का प्रभाव रहेगा तो व्यक्ति को कंफ्यूजन में रखने वाला। व्यक्ति दूसरों के बारे में कई बार गलत धारणाएं तुरंत ही विकसित कर लेता है और उसका मन तुरंत ही छोटी छोटी बातों पर परेशान भी होता है। एक बात और है, व्यक्ति की कुंडली में अगर वैवाहिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो मंगल की दृष्टि यहां पड़ रही है, यहां का अधिपति केंद्र में।
भाव के अधिपति का भाव से केंद्र में जाना ठीक नहीं होता है। और दूसरी बात है कि मंगल की इस पे दृष्टि पड़ेगी जो कि जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति है। अब जरा विचार करिए तो पंचम भाव के अधिपति और केंद्र के अधिपति, चतुर्थ भाव के अधिपति, दोनों का एक दूसरे को देखना विवाह को खराब नहीं करेगा। हाँ, निस्संदेह वहां पे बहस होगी, मतलब एक पति एमए पढ़ा है तो पत्नी भी एमए पढ़ ली है और दोनों के पास ज्ञान की अधिकता रहेगी। पर चूंकि सप्तम भाव में गुरु अकेले बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति विवाह की भूमिका से स्वतंत्र होना चाहता है और वो किसी भी तरह की जिम्मेदारी को लेने से बचना चाहता है। दूसरी बात, वैराग्य का भाव यहां से देते हैं गुरु, और दरअसल यहां पे ये बात दिखती है कि व्यक्ति की कुंडली में अगर गुरु अकेले सप्तम भाव में बैठे होते हैं तो कई बार वो व्यक्ति भागता है। किससे? दाम्पत्य से। सूत्र पे उसको भरोसा ही नहीं है दाम्पत्य के, और वो ये चाहता है कि नहीं, मेरे परिवार में तो किसी को अच्छाई और किसी के साथ अच्छा हुआ नहीं तो मेरे साथ कैसे होगा, ये बात दरअसल है। अब नौमांस में लेके आता हूं। घटिया चीजें न तो अच्छी होती हैं और वो प्रश्न चिन्ह भी लगाती हैं। 2-3 बात और बताता हूं। नौमांस कुंडली को जरा देखिएगा। नौमांस कुंडली बनती है सिंह लग्न की। लग्न के अधिपति बनते हैं सूर्य, वो जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं मकर राशि में। यहां प्रतियोगिता रहेगी। और जरा विचार करिए तो सिंह राशि के बनने के कारण व्यक्ति का पति जो होगा वो थोड़ा एग्रेसिव भी होगा। दूसरी बात है कि चतुर्थ भाव में मंगल स्वग्रही हैं, पर वो जरा विचार करिए कि अगर नौमांस कुंडली में यहां 8 नंबर लिखेगा तो यहां 1 नंबर लिखेगा। यहां के वही अधिपति हैं, तो भाग्येश होकर के अगर स्वग्रही सुख भाव में जा रहे हैं तो ये कहां से बुरा है? बिल्कुल भी नहीं। अब जरा विचार करते हैं, गुरु यहां बैठे हैं शनि के साथ, जो कि सिंह लग्न की कुंडली के लिए सप्तमेश और छठे भाव के अधिपति होते हैं। अब जरा विचार करिए तो सूर्य शुक्र और केतु के साथ बैठे हैं यहां पे नवमांस कुंडली में। यहां पे सूर्य और शुक्र बैठे हैं। रोग न बने और व्यक्ति का पेट ठीक रहे और व्यक्ति के पति को स्वास्थ्य पे सवाल पूछना जरूरी होगा, उसके लिवर से संबंधित समस्याएं न बने, इस सवाल का उत्तर आपको जान लेना चाहिए। पर यहां मंगल बैठे हैं, अपने आप को थोड़ा सा संतुलन में रखना होगा। बाकी विवाह खराब नहीं है। शनि मंगल लग्न को बैठे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो विवाह को कमजोर करेंगे। हाँ, ये कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि व्यक्ति को निगेटिविटी ज्यादा रहती है, वो शकी माइंडसेट का हो जाता है और कई बार वो अपने आप में ही उलझा हुआ रहता है। प्रेमी तो है क्योंकि गुरु मंगल हैं और मंगल मित्र की राशि को भी देख रहे हैं। दिमाग लगाइए, आपको इस स्थिति को समझना होगा कि मंगल पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं, ये शुक्र का नक्षत्र होता है और शुक्र प्रतियोगिता भाव के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में जाकर के द्वितीय भाव में बैठे, तो ये खराब नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं है। लाड का जो भाव है वो शुक्र तो यहां बैठा है, चंद्रमा के साथ है, थोड़ा कमजोर होगा क्योंकि अष्टमेश है। तो छठे भाव के अधिपति और अष्टम भाव के अधिपति, शुरुआत में कई बार चीजें मन के मुताबिक नहीं होती हैं और कई बार व्यक्ति के पति और पत्नी में जो संबंध बनते हैं वो शुरुआत में बिल्कुल दोनों एक विचार पे एक जैसे नहीं होते। एक विषय पे दोनों का विचार मतभेद में और मत में अंतर होता रहता है क्योंकि राहु है, वो अपना काम करेगा। पर टोटली इस कुंडली में विवाह कमजोर नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव करना होता है, जिम्मेदारी उठाइए, काम बन जाएगा। और अभी दशा भी गुरु की चल रही है, लग्नेश की दशा भी खराब नहीं है। मैं समझता हूं कि 2031 तक तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। इस दौरान आपकी कुंडली में आपका पुत्र आपके सामने आ जाएगा, आपका यश आपको मिल जाएगा और संबंध भी ठीक है, मन भी ठीक है, तो खराब कहां से है? बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं समझता इसको लेकर के कई बार डर जाते हैं लोग। पर यहाँ पे ससुराल अच्छा मिलता है और पति भी पढ़ा लिखा समझदार मिलता है, चीजें ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली दिवाकर श्रीवास्तव जी की है। 22 अक्टूबर 1981 20 बजे धनबाद झारखंड की ये कुंडली वृषभ लग्न की बनती है। लग्न के अधिपति शुक्र लग्न को देख रहे हैं, वृश्चिक राशि में बैठे हैं, जहां के अधिपति मंगल अपने भाव से 4 नंबर पीछे गए हैं, 4 भाव पीछे केंद्र में। ये ठीक नहीं होता है, पर दरअसल व्यक्ति को घर से दूर निकलना चाहिए। चंद्रमा और मंगल जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्र मंगल योग, व्यक्ति की कुंडली में दशम स्थान पे इसका प्रभाव बेहतरीन, क्योंकि मंगल है काला कोट और यहां के अधिपति होकर के शनि जाकर के योग कारक स्थिति बना रहे हैं। इस कुंडली के लिए, वृषभ लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं शनि। जन्म कुंडली के भाग्य और दशम स्थान के अधिपति होकर के योग कारक स्थिति भी पैदा कर रहे हैं और दशम स्थान के और भाग्य के अधिपति होने के साथ साथ गुरु और बुध के साथ बैठे हैं। अब जरा विचार करिए कि जन्म कुंडली में पंचम का कारक और नवम का कारक, दोनों के कारक गुरु होते हैं और जन्म कुंडली में दशम स्थान का अधिपति पंचम भाव में आकर के बैठा है और व्यक्ति की कुंडली में गुरु और बुध के साथ अगर उसकी स्थिति होती है तो व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी है, व्यक्ति का ज्ञान प्रखर है और व्यक्ति के पास न्याय करने की क्षमता भी है, क्योंकि सूर्य भी जन्म कुंडली में अगर देखता हूं तो तुला के हैं, इसको थोड़ा बढ़ाना होगा। अगर हम सूर्य को मना लेते हैं तो हमारे प्रतियोगिता करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी और प्रतियोगिताओं में विजेता बनने की स्थिति भी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि तुला का राशि रोगेश
जो तुला राशि के अधिपति हैं शुक्र, वो लग्न को देख रहे हैं, ये राशि उनको सूट नहीं कर रही है, पर मंगल की दृष्टि पड़ जाने के कारण शुक्र को बल मिल रहा है। इस वजह से व्यक्ति को प्रतियोगिताओं में सफलता मिलने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। दूसरी बात कि जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति और लाभ भाव के अधिपति को देखिए, दोनों एक साथ है। भाग्य के अधिपति शनि और लाभ के अधिपति गुरु, ये दोनों का एक साथ जाकर के जन्म कुंडली में इच्छा पूर्ति का भाव होता है, एकादशवां भाव, और वहां के अधिपति उसको देख रहे हैं। लाभ और भाग्य का संबंध अगर एक साथ बन जाए त्रिकोण में, तो ये अद्भुत बात होती है श्रीमान, और आपको पता भी नहीं कि ये आपको क्या देने वाले हैं। और ऐसी स्थिति में कि जन्म कुंडली में अगर लग्न का अधिपति लग्न को देखे, तो ये कमजोर कहां से होती है चीजें? बिल्कुल भी नहीं। चंद्र मंगल योग का बनना, यहां का अधिपति अपने भाव से तृतीयस्थ जाकर के बैठा है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होगा, पर वहां पे चंद्रमा बैठा है, वो उनको संभाल लेगा। मंगल बैठा है जन्म कुंडली में सप्तम भाव का अधिपति, अपने भाव से चतुर्थस्थ जाकर के चौथे 10वें के संबंध में, ये ठीक नहीं है। दूसरी बात बता दूं तो जन्म कुंडली के दशम स्थान बहुत अच्छे तरीके से बनना, फ्लरिश कर रहा है, एकादशवां भाव, नवा भाव, और ये तीनों चीजें। यहां का अधिपति ऋण किसी को मत दीजिएगा, ये बच के रहेगा, नहीं तो आप निकाल नहीं पाएंगे। दशमांश कुंडली में भी अगर बात करता हूं तो लग्न में ही शनि बैठे हैं और वो बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात है कि दशम स्थान का अधिपति मंगल बाहर है, विदेश निकलिए, अपने जन्म स्थान से विदेश जाने की बात नहीं है, दूर निकलिए। और विशेषतः अगर मैं बता दूं तो ऐसी स्थिति में आपको उत्तर दिशा की तरफ जाना चाहिए, अपने जन्म स्थान से उत्तर दिशा। और दूसरी राशि जो होगी आपके लिए सबसे अच्छी हो सकती है वो मीन राशि। मीन राशि के शहरों में जाइए, लाभ होगा पक्के तौर पे। और बात निस्संदेह एक्सेलेटर पे पैर दबाइए और बिल्कुल आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज का कार्यक्रम यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे सोमवार के कार्यक्रम के साथ। आप लोग कार्यक्रम रोज देखा करिए और निस्संदेह रोज देखा करिए, मैं मन से बनाता हूं, ये बात अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।